Hello friends, welcome back once again to our YouTube channel Tattvastro Vastu. This channel gives you insights about astrology, numerology and वास्तु शास्त्र. I am your host Vipin Rai Mehendi Ratta. ज्योतिष श्रृंखला की पिछली वीडियो में हमने काल पुरुष की कुंडली के द्वारा फलादेश और उसके कुछ पहलुओं को जानने का प्रयास किया. आज की वीडियो में हम काल पुरुष की कुंडली के अन्य पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे. So let's begin with today's topic. काल पुरुष कुंडली श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय प्रारूप के बारे में संक्षिप्त में जाना. इसी श्रृंखला में अब हम उत्तर भारत में प्रयुक्त होने वाले प्रारूप की मदद से काल पुरुष की कुंडली और उसके द्वारा ज्योतिषीय फलादेश की विधि को जानने का प्रयास करेंगे. सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि काल पुरुष की कुंडली को 12 समान भागों में बांटा गया है. इन बांटे गए भागों को ही कुंडली के 12 भावों के रूप में जाना जाता है. अब इस बात को हम इमेजेस की मदद से ज्योतिषी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं. ज्योतिष में इसे भचक्र यानी राशि चक्र कहा जाता है. इस राशि चक्र की परिधि का मान 360 डिग्री माना गया है. इस राशि चक्र को 12 समान भागों में बांटने पर हमें 12 राशियां मिलती हैं. इनमें से प्रत्येक राशि का स्पष्ट मान 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक माना गया है. इनमें से प्रत्येक राशि काल पुरुष कुंडली के 12 भावों में से एक भाव का प्रतिनिधित्व करती है. कुंडली फलादेश में इस घटक की अहम भूमिका मानी गई है. इस बात को अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो काल पुरुष कुंडली के 12 भावों पर इन 12 राशियों का स्वामित्व माना गया है. इनमें सबसे पहले भाव यानी काल पुरुष कुंडली के प्रथम भाव का स्वामित्व मेष यानी एरीज राशि करती है. इसके बाद घड़ी के विपरीत क्रम में दूसरे भाव का स्वामित्व वृषभ यानी टॉरस, तीसरे भाव का मिथुन यानी जैमिनी और इसी क्रम में अंतिम और 12वें भाव का स्वामित्व मीन यानी पाइसेस राशि करती है. यानी काल पुरुष की कुंडली के प्रत्येक भाव का मान समान रूप से 30 डिग्री माना जाता है. स्क्रीन पर दिखाई दे रही इमेज की मदद से इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है. इसमें पहला भाव 0 से 30 डिग्री, दूसरा भाव 30 से 60 डिग्री, तीसरा भाव 60 से 90 डिग्री और इसी प्रकार अंतिम है 12वां भाव 330 से 360 डिग्री यानी कि 30 डिग्री के समान भागों में बांट दिया गया है. जैसा कि श्रृंखला की पहली कड़ी में बताया गया है, उत्तर भारत में अपनाए जाने वाले कुंडली के प्रारूप में भाव हमेशा स्थिर रहते हैं. इन भावों की जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही इमेज की मदद से देने का प्रयास किया गया है. इनमें कुंडली के प्रत्येक भाव को घड़ी के विपरीत यानी उल्टे क्रम में दर्शाया गया है. इन भावों का क्रम हमेशा इसी तरह रहता है. कुंडली का पहला भाव हमेशा ऊपर से आरंभ होते हुए घड़ी की विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है. यानी इस पद्धति में प्रत्येक भाव को स्थिर माना गया है, जबकि इन भावों में स्थित राशियों की स्थिति में लगातार परिवर्तन होता रहता है. इसके पीछे मुख्य कारण इन राशियों का भचक्र यानी राशि चक्र पर निरंतर गतिमान रहना होता है. यही कारण है कि इस भूमंडल पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में उसके जन्म के समय भचक्र पर निरंतर गतिमान ग्रहों की स्थिति के अनुसार पहले भाव में स्थित राशि से उस व्यक्ति के लग्न का निर्धारण होता है. साथ ही जन्म के समय ग्रहों के भोगांश के अनुसार कुंडली के 12 भागों में उनकी स्थिति का निर्धारण होता है. इसे हम स्क्रीन पर दिखाई दे रही इमेजेस की मदद से समझने का प्रयास करेंगे. स्क्रीन पर दिखाई दे रही पहली इमेज की मदद से हम जन्म लग्न कुंडली यानी D1 चार्ट और नवमांश कुंडली यानी D9 चार्ट के भावों को समझने का प्रयास करेंगे. अगर आप इन इमेजेस को गौर से देखेंगे तो दोनों ही कुंडलियों में भावों की स्थिति एक समान दिखाई देगी. यानी सबसे ऊपर नंबर 1 लिखा गया है. इससे उत्तर भारतीय प्रारूप में लग्न स्थान कहा गया है. इस तरह इन सभी भावों को इनके नाम से जाना जाता है. आगे आने वाली वीडियोस में हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे. लग्न स्थान से घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हुए सभी भावों को उनके नंबर दिए गए हैं. इनका क्रम हमेशा इसी प्रकार रहता है. यह सरल शब्दों में कहा जाए तो ये हमेशा इसी क्रम में रहते हैं, इसलिए इनको स्थिर भाव के नाम से जाना जाता है. स्क्रीन पर दिखाई दे रही दूसरी इमेज में जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार जातक का लग्न कर्क यानी कैंसर बनता है.
इस कुंडली में लग्न का स्वामी चंद्रमा चौथे भाव में तुला राशि में स्थित है। इस लग्न कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति उनके भोगांश के अनुसार अलग अलग भावों में दिखाई गई है। इस जातक के लग्न के अनुसार इसका नवमांश कन्या राशि का होता है, जिसे हम D9 चार्ट यानी नवमांश कुंडली की सहायता से जान सकते हैं। नवमांश का स्वामी बुध नवमांश कुंडली के 8वें भाव में स्थित है। स्क्रीन पर दिखाई दे रही तीसरी इमेज में जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस जातक का तुला लग्न बनता है, जबकि तुला लग्न का स्वामी शुक्र दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में स्थित है। इस जातक के लग्न के अनुसार इसका नवमांश मिथुन राशि का होता है और नवमांश का स्वामी ग्रह बुध D9 चार्ट के नवमांश में गुरु के साथ स्थित है। स्क्रीन पर दिखाई गई इमेजेस की मदद से पूर्व में कहे गए कथन को समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें भावों की स्थिरता और राशियों के गतिमान रहने के साथ ही ग्रहों के भोगांश के अनुसार उनकी कुंडली के 12 भावों में स्थिति के बारे में कहा गया है। यानी इन इमेजेस की मदद से यह कथन सिद्ध हो जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म के समय भचक्र यानी राशि चक्र पर ग्रहों की स्थिति के अनुसार उस व्यक्ति के प्रारब्ध का निर्धारण होता है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली बनाने के लिए 3 जानकारियों का होना आवश्यक होता है। इनमें सबसे पहले व्यक्ति के जन्म के सही समय का पता होना जरूरी होता है, यानी उस व्यक्ति का जन्म किस समय हुआ था। इसमें उसके जन्म समय के घंटे, मिनट और सेकंड का पता होना जरूरी होता है। इसके साथ ही जन्म दिन के समय हुआ है या रात्रि को, इसकी भी सही जानकारी होना आवश्यक होता है। दूसरी जानकारी जन्म की तिथि, वर्ष और माह के बारे में होना जरूरी होता है। तीसरी जानकारी व्यक्ति के जन्म के स्थान के बारे में, जिसमें देश, प्रदेश या प्रांत एवं जिले के बारे में होना जरूरी होता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा की राशिगत स्थिति का सटीक आंकलन किया जा सकता है। यानी इस जानकारी के आधार पर चंद्र राशि की गणना में आसानी होती है। इसके साथ ही जातक के जन्म नक्षत्र और जन्म के समय चल रही दशा का सही आंकलन किया जा सकता है। इन सभी जानकारियों के आधार पर जातक के जीवन काल में घटने वाले घटनाक्रम के बारे में जाना जा सकता है। अगर इसको ज्योतिष की भाषा में कहा जाए तो इन जानकारियों के आधार पर फलादेश करने में आसानी रहती है। साथ ही फलादेश के सटीक होने की संभावना बढ़ जाती है। इन सभी पक्षों को इस श्रृंखला में आगे आने वाली कड़ियों में जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।